Swayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 11th लेक्चर। यह मेरा 11वां लेक्चर है संवैधानिक विधि पर, और जिसका टॉपिक है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व एवं सामाजिक परिवर्तन। इस संवैधानिक विधि के 11वें लेक्चर के अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे सामाजिक परिवर्तन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत किए हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जैसा संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से जब ये पूछा गया कि भारतीय संविधान का वह कौन सा प्रावधान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने बोला कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं आर्टिकल 32 का नाम लूँगा, क्योंकि आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकारों के उपचार की बात करती है। उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं होगा, चाहे भले ही वो कितने स्वर्णाक्षरों में ही लिखे जाएँ अधिकार भाग 3 के अंतर्गत, जब तक हम उस अधिकारों के अतिक्रमण उल्लंघन की दशा में कोई प्रभावकारी मैकेनिज़्म, उनके अधिकारों के अतिक्रमण की दशा में उनको लागू करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज़्म हम नहीं डेवलप करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 32 सबसे सर्वाधिक प्रभावी इफेक्टिव संसाधन है जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में वो पीड़ित पक्षकार को उपचार उपलब्ध कराता है। इसलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु भाग 4 संविधान का जो भाग 4 है DPSP, आप स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा हुआ है DPSP, यह राज्यों के लिए राज्यों की आत्मा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि वह संविधान की आत्मा है, वैसे ही DPSP जो है वह राज्यों की आत्मा है। तो मैं बताते समय प्रयास करता हूं कि जब आप ये देखें तो राज्यों की आत्मा और संविधान की आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और एक को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, राज्यों की आत्मा कहा है वह DPSP को, संविधान के भाग 4 को। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के लिए वे निर्देश दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत जो राज्य अपनी नीतियों को, सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाते समय उन नीतियों में, उन पॉलिसीज़ में भाग 4 में प्रदत्त प्रावधानों को समावेशित करेंगे। जैसे कि संविधान के भाग 4 राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व की संज्ञा उस कैप्शन से उसमें दिए गए हैं। राज्यों के लिए नीति निर्माण के समय ये तत्व जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं, जैसे कि रोजगार की गारंटी, राइट टू वर्क, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, ये जितने भी जितने भी मनुष्य के लिए भारत में भारतीयों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के प्रावधान भाग 4 के अंतर्गत किए गए हैं कि जब राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ ऐसे स्कीम योजनाएं चलाएंगी जिनका कि आर्थिक उन्नयन हो सके, आर्थिक विकास हो सके और वे भी समाज के मुख्य धारा में उनको लाया जा सके। इन महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए इसी संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है कि ग्राम पंचायतों के गठन पर हम अगर विलेज लेवल पर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लोकतंत्र लाना चाहते हैं, हम ग्राम स्वराज लाना चाहते हैं गांधी की सोच को, तो हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम जो ग्राम पंचायतें हैं, जो प्रशासन की सबसे पहली इकाई है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, हम उसको भी लोकतांत्रिक करें, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करें। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भी किया गया है। अब हम इसको एक एक करके आपको व्याख्या करेंगे कि जो DPSP है भारतीय संविधान के अंतर्गत, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आप सभी जानते होंगे। तो सारी सूचनाएं जब हम DPSP की बात करें, संक्षेप में हम उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पूरा बोलने से अच्छा है कि हम DPSP बोलें, आप समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ही बात हो रही है। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है
और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के प्रावधान को हम राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत समावेशित किए गए हैं। तो अभी देखने का प्रयास करेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये संविधान में बनाने की अलग से भाग 4 में देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखा होगा। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके अंतर्गत एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की हमने वचनबद्धता संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका के अंतर्गत ही वेलफेयर स्टेट की बात कही है कि भारतीय लोकतंत्र एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करेगा। और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि उसके लिए विभिन्न योजनाएं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और देश की जनता जनमानस के लिए जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जब तक हम आधारभूत सुविधाओं से उन्हें सुसज्जित न करें। तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्यों के लिए जो नीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं निर्देशों को क्रियान्वित करके ही हम प्रस्तावना में परिकल्पित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट के लिए आवश्यक है कि वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए। राज्य वेलफेयर स्कीम्स या अपनी जो भी कोई योजना बनाए, उन योजनाओं में संविधान के भाग 4 में समावेशित किए गए प्रावधानों को नीतियों के माध्यम से क्रियान्वित करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि यद्यपि इन संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, वे स्पष्ट रूप से आर्टिकल 37 में कह दिए गए हैं कि भाग 4 के अंतर्गत प्रावधानित किए गए प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक न्यायालय के समक्ष इसका दावा नहीं कर सकता कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार की गारंटी हमारा फंडामेंटल राइट है। चूंकि भाग 3 और भाग 4 में अंतर स्थापित करते समय संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत बहस हुई कि भाग 3 के अंतर्गत और भाग 4 के अंतर्गत के जो प्रावधान है उस पर ज़्यादा किसको महत्व दिया जाए। तो भाग 3 के अंतर्गत जो भी प्रावधान है व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक अधिकार हैं, इसलिए हमने उनको भाग 3 के अंतर्गत रखा और साथ ही साथ प्रावधान भी कर दिया उनके महत्ता को इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि यदि उनका मौलिक अधिकार होगा तो सीधे व्यक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकता है। परंतु दूसरी तरफ हमने राज्यों के लिए जो प्रावधान रखे वह भाग 4 के अंतर्गत, और स्पष्ट लिख दिया गया संविधान के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति भाग 4 के अंतर्गत समावेशित किए गए प्रावधान को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे सकता, ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि महत्वहीन है, इनका कोई महत्व नहीं है। यदि कोई भी राज्य इस भाग 4 के अंतर्गत प्रावधान को समावेशित नहीं करती अपनी नीतियों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वह चुनाव में हार सकती है। यदि जन कल्याणकारी नीतियों को समावेशित नहीं करेगी तो कोई भी सरकार उसको चुनाव में जनता जो है वह निश्चित रूप से अपना मतदान नहीं कर सकती है। इसलिए जो लोक कल्याणकारी प्रावधान है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य। अब आते हैं इसके पश्चात देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रावधान हैं। मैंने देखिए डीपीएसपी का जो वर्गीकरण किया है स्क्रीन के माध्यम से, पहले मैंने लिखा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय योजना कैसे बनेगी, इसको मैंने 2 अनुच्छेद के माध्यम से किया है। सामाजिक सुरक्षा कानून कैसे बनेंगे, ये मैंने आर्टिकल 41, 42, 46 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बनाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कानून आर्टिकल 41, 42, 46 के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए प्रावधान मैंने पहले बताया। समाज कल्याण योजनाओं के लिए नगर जिला समाज कल्याण जो सोशल वेलफेयर प्लान होंगे, योजनाएं होंगी, उनको ग्राम पंचायतों के गठन के रूप में आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करती है। अब इसको हमने डीपीएसपी की उपयोगिता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है। एक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने के लिए जिससे समतामूलक समाज की स्थापना हो, और तीसरा समाज कल्याण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं। अब आते हैं कि सामाजिक आर्थिक योजना क्या है, कैसे स्टेट राज्य इसको बनाएगा। तो स्क्रीन के माध्यम से आप देखें, मैंने इसको 2 भागों में बांटा। आर्टिकल 38 जो है 38, उसमें राज्यों को ये निर्देश दिया गया है। संविधान की आर्टिकल 38 राज्यों को ये डायरेक्टिव देती है, निर्देश देती है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो।
अब ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित हो, और आर्टिकल 39 के अंतर्गत मैंने लिखा है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यह अधिनियम 1976 में पारित किया गया कि हम स्त्री और पुरुष में सेक्स के आधार पर विभेद नहीं करेंगे कि समान कार्य के लिए पुरुष को कुछ वेतन दें और स्त्रियों को कुछ वेतन दें, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1976 में एक कानून बनाया गया। ये कैसे सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था बनेगी। मैंने एक लिखा है मनरेगा, आप देखें बहुत प्रचलित है मनरेगा 2005। अब इसके माध्यम से कैसे आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगी, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, तो इसको अलग से देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को ये मालूम होगा कि केंद्रीय सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में एक कानून बनाया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम अधिनियम बनाया गया, एक स्टैट्यूट एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि जो बीपीएल कार्ड हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उन परिवार के एक सदस्य को कम से कम एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी, हम 100 दिन की गारंटी दें रोजगार की। तो यह सुनिश्चित करने के लिए, जिससे इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य वही था संविधान के आर्टिकल 38 में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। तो इस मनरेगा के माध्यम से हम तो राजनीतिक न्याय नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं, हम मनरेगा के माध्यम से हम इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर कर रहे हैं, उनको आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। आर्थिक न्याय किस लिए कि किसी भी गरीब परिवार के एक सदस्य को, कम से कम एक सदस्य को, ज़्यादा हो जाए तो भी एक सदस्य को कम से कम 365 दिन में हम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देते हैं, उनका जॉब कार्ड बनेगा और सरकार के द्वारा उनको जो है कुछ कार्य देने पर एक निश्चित वेतन उनको रोजगार दिया जाएगा, निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से फिर बाद में उसको मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के रूप में जाना जाने लगा। तो इसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, गरीब वर्गों को यह मनरेगा के माध्यम से उन्हें कुछ रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराना। और यह बहुत संदेह मुझे नहीं है यह कहते हुए कि आने वाले वर्षों में जिस तरह से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हम जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम है इसको लागू कर पाने में और भी सफल होंगे, और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, हम उनको रोजगार की गारंटी देने में अवश्य ही सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप देखें कि मनरेगा भी, इस अधिनियम के अंतर्गत भी सरकार का ये प्रयास है कि गरीब परिवार को कुछ रोजगार की गारंटी दिया जाए। इसका उद्देश्य केवल और केवल यही है कि जो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने, इससे आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का उद्देश्य है व्यक्ति का आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिकली उसका अपलिफ्टमेंट करना। तो ये हम इस अधिनियम के माध्यम से देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। दूसरा, हम सामाजिक और आर्थिक न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के, लैंगिक भेदभाव के। इसके लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया है। ये जैसा कि मैंने आपको स्लाइड पे बता ही दिया है। अब आते हैं सामाजिक सुरक्षा विधायन। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कैसे देते हैं। विधायन का मतलब यहाँ कानून है, सामाजिक सुरक्षा कानून कैसे है। आप देखें आर्टिकल 43 में प्रावधान किया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। तो जब उद्योगों के मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा तो न केवल उस उद्योग कारखाने का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि कर्मकारों को भी एहसास होगा कि उनके विचारों को इंडस्ट्री या मैनेजमेंट, इंडस्ट्री या फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र में उनकी भी भूमिका है, उनकी भी बातों को वहाँ रखा जा रहा है। दूसरी बात, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आप देखें, जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल 41,
काम और शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। 45 में लिखा है बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। यह संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसमें प्रावधान किया गया है। तो पहले आते हैं कि यह सामाजिक सुरक्षा विधान कैसे आर्टिकल 43 और 41 के अंतर्गत बनाया गया है। आप सभी को जैसा कि ज्ञात होगा, कानून भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाया गया है मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये जितने भी कानून हैं ये सभी कानून सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये जितने भी अधिनियम हैं ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कानून बनाए गए हैं। कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उस मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। अगर न्यूनतम मजदूरी का न दिया जाना, उस विधि का उल्लंघन माना जाएगा, उस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के अंतर्गत बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है, फोर्स्ड लेबर को प्रतिषिद्ध किया गया है। वह है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। किसी भी व्यक्ति को हम उसके इच्छा के विरुद्ध बिना पारिश्रमिक के कार्य नहीं करा सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध बिना पारिश्रमिक अगर कार्य कराते हैं तो यह संविधान के द्वारा प्रत्याभूत आर्टिकल 23 के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और वह पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत या उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत वाद दायर कर सकता है। आप सभी ये जानते होंगे कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। इसलिए संविधान के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेज एक्ट देना, यह भी एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। उनके लिए जो वर्कर हैं, उनके वर्किंग कंडीशन को, फैक्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं, 8 घंटे से ज़्यादा उनको काम नहीं कराया जा सकता। उनके लिए 1 घंटे का लंच आवर होगा भोजन के लिए। उनके जो वर्किंग कंडीशन है उनसे लगातार काम नहीं लिया जाएगा। उनके बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाएगा। उनके इंश्योरेंस, उनके यदि वो खतरनाक आयुध में काम कर रहे हैं, किसी हैजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके जीवन बीमा का किया जाना, ये सारे मेजर्स कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके प्रति कोई हादसा होता है तो उनके परिवार जो है को सुरक्षा प्रदान हो सके, इसलिए आर्थिक सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए प्रावधान किए गए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दिया है। एक कानून का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, कि अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में किसी भी कर्मकार वर्कर की कार्य करते समय यह हाथ कट जाए या उसके शरीर में कोई दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार है। उस अधिनियम के अंतर्गत एम्प्लॉयर के ऊपर, इंडस्ट्री एम्प्लॉयर के ऊपर या कारखाने के मालिक के ऊपर, प्रबंध के ऊपर यह विधिक दायित्व आरोपित किया गया है कि वह अपने कर्मकार को, वर्कर को कंपनसेशन, प्रतिकूल क्षतिपूर्ति देगा। ये इसलिए भी ये सारे अधिनियम जो बने हुए हैं, एक्ट संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं, आप ये सोचें कि अगर ये कानून नहीं होता तो जो कर्मकार हैं, जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, वे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ऐसे स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे हैजार्डस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनके मानव स्वास्थ्य को खतरा विद्यमान रहता है, ऐसी स्थिति में यदि ये कानून सोशल सिक्योरिटी नहीं होते तो निश्चित रूप से उनके परिवार के समक्ष आर्थिक संकट का सामना होता। इसलिए इसी भाग 4 के अंतर्गत जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए भी भारतीय संसद के द्वारा समय समय पर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सामाजिक सुरक्षा कानून बनाए जाते रहे हैं। मैं इसमें बहुत समय न लेते हुए केवल आपको संक्षेप में संवैधानिक प्रावधान क्या है और किस प्रावधान के तहत कौन सा अधिनियम संसद ने बनाया है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 41 के अंतर्गत काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें
अपने नागरिकों को काम पाने के अधिकार और शिक्षा पाने के अधिकार संबंधी नीतियों को बनाएगा। तो इसके तहत जो है मैंने आपको बताया कि काम पाने के अधिकार को नरेगा, मनरेगा जैसे कार्यक्रम अधिनियम बनाया गया है। वो भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस सामाजिक सुरक्षा का वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है मनरेगा जो कानून बना हुआ है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गरीब बच्चों को, निर्धन बच्चों को, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करते हुए आर्टिकल 21 क जोड़ा गया। आप ये देखें, पहले ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 45 में था, 45 में था कि राज्य के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाएगा, स्टेट शैल एंडेवर, उसमें जो शब्दावली यूज की गई थी आर्टिकल 45 के अंतर्गत। अब उसी आर्टिकल 45 के अंतर्गत राज्य के द्वारा यह महसूस किया गया कि जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सरकारी व्यवस्था की जाए। इसलिए संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करते हुए आर्टिकल 21 का जोड़ा गया और जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। इससे बड़ा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, आप ये देखें कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए, जो निर्धन व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 39 क में प्रावधान किया गया है भाग 4 के अंतर्गत कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्धन व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कदम उठाया जाएगा। अब यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था और राज्य के द्वारा इस विषय पर यदि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो आपको जैसा मालूम होगा कि MS हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम निर्णित किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का अभिन्न भाग है। अगर कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण न्याय पाने से वंचित है तो यह संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण भारतीय संसद ने 1987 में 87 में एक एक्ट बनाया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। उस अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो गरीब व्यक्ति हैं, मैंने इसको यहाँ देखिए बताने का प्रयास किया है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, इस स्क्रीन के माध्यम से आप देखें, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया 1976 में। आप देखें इसको, ये राइट टू फ्री लीगल एड, मैंने आपको अभी जैसा बताया इस केस में पहली बार कहा गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस में, MS हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। और भारतीय संसद के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया, जिसको हम संक्षेप में नालसा कहते हैं, 1987 का, अब उसको बताएंगे कि ये एक्ट कैसे निर्धन व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने में सहायता है। अभी कल ही जैसा कि आपको मालूम होगा 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधिक साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो फ्री लीगल एड के लिए जो कानून बना है 1987 में संसद ने बनाया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अब आप ये देखें, उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं, स्क्रीन पर 3 प्रकार के इसमें न्याय प्रदान, फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय प्रदान करने के लिए 3 स्टेजेस दिए गए हैं। पहला है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दूसरा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तीसरा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इस अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार के स्टेजेस की बात की गई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। जिले स्तर पर अगर कोई मामला है तो जिले स्तर पर जिला न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के समक्ष यदि कोई निर्धन व्यक्ति वाद लाता है, निर्धनता के कारण वह अपना अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष नियुक्त कर पाने में असमर्थ है, तो राज्य के खर्चे पर उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये जिले स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। राज्य अगर वो अपील में जाता है हाई कोर्ट में
तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ऊपर यह जवाबदेही दी गई है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि निःशुल्क विधिक सहायता उच्च न्यायालय में कोई ऐसा व्यक्ति निर्धन जो अपील के माध्यम से आता है, निर्धनता के कारण अधिवक्ता अपना अधिवक्ता हाईकोर्ट में नहीं रख पाता, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी राज्य के खर्चे पर। अब यदि उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करता है, उच्चतम न्यायालय में अपील में जाना चाहता है, तो वहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जो व्यक्ति निर्धन है, निर्धनता के कारण सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता नहीं रख सकता, तो उसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए व्यवस्था प्रावधान किया जाएगा। तो ये मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई फ्री लीगल जस्टिस के विषय में। अब आते हैं समाज कल्याण योजनाएं जो हैं, ये राज्य के नीति निषेध तत्वों की बात हो रही है। अब इसमें आप देखें, मैंने इसको आर्टिकल 40 के अंतर्गत बताया है कि गांधीवादी दर्शन जो ग्राम स्वराज की सोच थी महात्मा गांधी की, उसकी स्थापना के लिए, चूँकि संविधान के आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास किया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा प्रयास किया जाएगा। उस उद्देश्य को, उस गांधीवादी विचारधारा को सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम स्वराज की संकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा 73वां 73rd संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था एवं 74 संविधान संशोधन, नगर पंचायत व्यवस्था को वर्ष 92 और 93 के अंतर्गत कानून के माध्यम से लाया गया। जैसा कि आप जानते होंगे, इस ग्राम स्वराज की जो सोच थी महात्मा गांधी की, उसके अनुसरण में संसद के द्वारा बनाया गया ये कानून, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में हमको स्थानीय स्तर पर देखने को मिलता है। हम इसको स्थानीय सरकार के रूप में भी संज्ञा देते हैं, लोकल गवर्नमेंट के रूप में भी संज्ञा देते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ग्राम सभा प्रशासन की प्राथमिक इकाई है। ग्राम प्रधान उस प्रशासन का सबसे पहला लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि माना जाता है। ग्राम प्रधान से लेकर के संसद निर्वाचन क्षेत्र तक के विषय में हमारा जो पंचायती राज है और भारतीय संविधान संसद सदस्यों को यह अधिकार प्रदान करता है। ग्राम प्रधान ग्राम सभा के स्तर पर उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसके लिए भी अधिनियम है, उसके लिए भी एक्ट है। ये केवल और केवल इसलिए ज़रूरी था कि हमारी जो प्रशासन की जो सबसे प्राथमिक इकाई है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, हम उसके माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण को, सत्ता को हम अंत्योदय तक जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वहाँ तक हम उसको सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। और ये तभी संभव होगा जब ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो इस रूप में देखते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन भारतीय संसद के द्वारा इस कानून के माध्यम से कर दिया गया है। दूसरा है समान नागरिक संहिता। आपको मालूम होगा कि समान नागरिक संहिता के विषय में सबसे पहला राज्य जो है वो गोवा है, जो समान नागरिक संहिता को लागू किया है। यह आर्टिकल 44 राज्य को निर्देश देती है कि राज्य समान नागरिक संहिता के विषय में प्रयास करेगा। अब समान नागरिक संहिता के विषय में जनहित याचिकाएँ भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं और समय आ गया है, इस पर काफ़ी काम हो चुका है कि भारत में एक देश एक कानून, एक देश एक विधायन, इस रूप में समान नागरिक संहिता की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं जब हम समान नागरिक संहिता को भी कानून के रूप में भारतीय संसद के द्वारा पारित करने में सफल होंगे। और अभी तक इस पर देखें, जो समान नागरिक, इसको किस किस केस में कहा गया, मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा। समान नागरिक संहिता को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आवश्यकता को 1995 में महसूस किया था। केस का नाम है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, AIR 1995। दूसरा केस है लिली थॉमस बनाम भारत संघ, AIR 2000। यह मैं आपको बता दूं कि यह केस यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है और तलाक में भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो तथ्य मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और इस केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि जहाँ पे कोई व्यक्ति अपना हिंदू धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का उद्देश्य केवल उस धर्म के वैवाहिक बेनिफिट को, जो मैट्रिमोनियल बेनिफिट प्राप्त करना, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म त्याग करके
इस्लाम धर्म स्वीकार करता है और दूसरा विवाह कर लेता है, पहले विवाह को विवाह विच्छेद किए हुए, पहले विवाह को सक्षम न्यायालय के द्वारा विच्छेदित करते हुए वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर केवल इस्लाम धर्म के अंतर्गत उसके वैवाहिक फ़ायदों के लिए वह इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, वहाँ पर ऐसा धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। तो मोटिव बिहाइंड कन्वर्जन अगर केवल मैट्रिमोनियल बेनिफिट पाना है इस्लाम का कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो उसमें पुरुष होते हुए 4 विवाह कर सकते हैं, यह ऐसे प्रयास को उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों केस के माध्यम से निर्णित किया कि हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह धर्म परिवर्तन इस बात की अनुज्ञा नहीं देता कि आप हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार करें और दूसरा विवाह करें। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में इन 2 केस के माध्यम से सरला मुदगल और लिली थॉमस के बाद में उच्चतम न्यायालय ने सन 1995 और सन 2000 में ही इसकी आवश्यकता पर बल दिया था कि भारत के लिए समय आ गया है कि जब वह समान नागरिक संहिता बनाए, सभी लोगों के लिए एक संहिता, एक कानून बनाए। तो अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में संबंध क्या है। तो मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से देखिए बताया है कि पहला एक केस आया मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन AIR 1951। अब आप इसको देखें। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समझ विचारणीय प्रश्न यह था कि यदि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में विरोध उत्पन्न होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो किसको वरीयता दी जाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि वर्ष 1991 का समय है, देखिए 1951 का समय है जब सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिसाइड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आर्टिकल 37 में प्रावधान किया गया है कि भाग 4 के प्रावधान प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो यह स्वाभाविक है कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर अभिभावी होंगे। अब इसमें मैंने नीचे लिखा हुआ है कि क्योंकि 37 के अनुसार प्रवर्तनीय नहीं है, तो फंडामेंटल राइट, यह हमने इसको संक्षेप में लिखा है कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पर अभिभावी नहीं होंगे। और ये पहला केस, 1 मिनट, इसको यहाँ थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। निर्णय आया कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पर अभिभावी होंगे, मतलब फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी डीपीएसपी पर। मैंने इसको कट कर दिया है, वो गलत टाइप हो गया था, क्योंकि आर्टिकल 37 में ही लिखा हुआ है कि फंडामेंटल जो डीपीएसपी है, भाग 4 के प्रावधान हैं, वह प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अब इसमें एक 85, इसको देखिए दूर करने के लिए संसद के द्वारा 25 संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया और जिसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 31 क जोड़ी गई, जो यह प्रावधान करती है कि आर्टिकल 39 ख और ग में कोई विवाद इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह संविधान के आर्टिकल 14 और 19 से असंगत है। अर्थात अब यहाँ पर देखें कि जो डीपीएसपी है उसको फंडामेंटल राइट से ज़्यादा बड़ा मान लिया गया, कि यह कह दिया गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है उसमें, और वो भी विशेषकर आर्टिकल 39 ख और ग की बात इस आधार पर अवैध नहीं समझी जाएगी कि वह समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से असंगत है, आर्टिकल 14 और 19 से असंगत है। अर्थात ये पहला अवसर था 1971 में जब ये प्रयास किया गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अगर विरोध होता है तो डीपीएसपी, केवल 2 डीपीएसपी को, तो हम डीपीएसपी को वरीयता देंगे। ये अधिनियम 1971 में किया गया। तो अब ये प्रयास शुरू हो गया 1971 में संसद को के द्वारा कि फंडामेंटल राइट बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है। तो संसद ने कहा कि जो 2 डीपीएसपी हैं 39 ख और ग, वो जो बात है उसमें लिखी गई बात मात्र इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि वह आर्टिकल 14 से या 19 से असंगत है। मतलब हो गया कि आर्टिकल 39 ख और ग आर्टिकल 14 और 19 से बड़ा है, को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अब इसके पश्चात पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक केस आया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में रिलेशन क्या है, किसको बड़ा माना जाए। तो पहले मैंने जैसा कि बताया मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराईराजन की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आर्टिकल 37 से स्पष्ट है
कि भाग 4 के प्रावधान जब परिवर्तनीय नहीं होंगे, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तो स्वाभाविक है कि फंडामेंटल राइट चूँकि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हैं तो उस पर प्रभावी होंगे, ज़्यादा उनको महत्व दिया जाएगा। अब ये चूँकि संविधान संशोधन हो गया 1971 में, तो एक मौका मिल गया यह कहने को कि डीपीएसपी जो है वह फंडामेंटल राइट से बड़ा है। अब यहीं पर बात नहीं हुई, 1971 में संशोधन हुआ, 1976 में एक और संशोधन हो गया मिसेज इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जैसा कि आप जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इसको मैं अगर और आगे स्क्रीन के माध्यम से बताने का प्रयास करूं तो आप देखें कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसमें 31 ग में पुनः संशोधन किया गया और भाग 4 के अधीन विधि इस आधार पर, अब यहाँ पर एक और 1976 में जो संशोधन किया पार्लियामेंट ने, उसमें पूरे डीपीएसपी को कवर कर लिया। ये ध्यान देने की योग्य बात है। 25 जो 25वां संविधान संशोधन 1971 का था, उसमें केवल 2 ही डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स पे महत्व दिया गया था। यहाँ पर 1976 में संसद ने कह दिया कि 31 ग में पुनः संशोधन करके कह दिया गया कि भाग 4 के अधीन, अर्थात पूरा डीपीएसपी भाग 4 के अधीन विधि इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार से असंगत है। अब आप देखें इसको कि आर्टिकल 14 और 19 से असंगत है, इस आधार पर हम उसको चुनौती नहीं दे सकते। मतलब यहां पर ये होगी, इसका अर्थ ये हो गया कि आर्टिकल 1976 में 1976 में भारतीय संसद के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि डीपीएसपी जो है वह मौलिक अधिकार पर अभिभावी होगी। डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जब संविधान संशोधन के माध्यम से संसद कानून बना करके यह स्पष्ट कर दे रही है कि भाग 4 के प्रावधान भाग 3 पर अभिभावी होंगे, ओवरराइड इफेक्ट होगा, तो फंडामेंटल राइट जो भाग 3 के अंतर्गत हैं उसमें एक फिर समस्या आएगी। अब इस अधिनियम को चैलेंज कर दिया गया। अब इस अधिनियम को चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में। उसको देखें, मतलब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो केस है 1980 का है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980। 5 न्यायाधीशों की पीठ यहाँ पर है। संविधान पीठ के समक्ष ये मामला सुपुर्द किया गया और संविधान पीठ को ये डिसाइड करना था कि क्या ये जो संविधान संशोधन हुआ 1976 का, उसमें मूल अधिकारों पर डीपीएसपी अभावी हो सकता है। तो देखिए इसमें निर्णय क्या आया, मैंने इसको लिखा हुआ यहाँ पे कि आर्टिकल 31 ग बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू का उल्लंघन करता है तो असंवैधानिक है। मतलब जो आर्टिकल 31 ग में इधर लिखा है कि भाग 4 के अधीन इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह 14 और 19 का उल्लंघन है, तो यह जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, अर्थात न्यायालय के रिव्यू करने के पावर को कर्टेल कर दिया गया। जबकि आप देखें केशवानंद भारती केस में ही 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। उस बाद में स्पष्ट कर दिया गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है that is basic structure of the Indian Constitution that cannot be taken away by the Parliament by making law, by amending the Constitution, either by 2/3 majority or by 3/4 majority। भारतीय संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन को, जुडिशियल रिव्यू को नहीं लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होते हुए, नागरिक अधिकारों का संरक्षक होते हुए इस बात के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है कि किसी भी संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जो संविधान के विरुद्ध है
उसका रिव्यू कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है, उसकी लीगैलिटी या संवैधानिकता को चुनौती का परीक्षण कर सकता है। यदि संविधान के प्रावधानों के विपरीत कानून बना है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित करने का पावर सुप्रीम कोर्ट रखता है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंतर्गत, उसमें उच्चतम न्यायालय के रिव्यू करने के पावर को ले लिया गया था, जो कि संविधान का आधारभूत ढांचा है। अतः संविधान के आर्टिकल 31 ग जो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन को, जुडिशियल रिव्यू को समाप्त करती है, वह असंवैधानिक है, क्योंकि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के आर्टिकल 31 ग को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि 31 ग में लिखा हुआ था कि पूरे भाग 4 के अंतर्गत प्रावधानित राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इस आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वे मूल अधिकार आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं। अब किसी भी आधार में चुनौती नहीं दी जाएगी, इसका मतलब है कि न्यायालय जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है रिव्यू करने का, उसको भी इसमें समाप्त कर दिया गया, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था जुडिशियल रिव्यू दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस मिनर्वा मिल्स की केस में जो फाइंडिंग आई, 3 महत्वपूर्ण केस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय की 5 संविधान पीठ के द्वारा यह निर्णित किया गया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई आर्टिकल 31 ग न्यायिक पुनर्विलोकन, जो संविधान के आधारभूत ढांचा है, उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक घोषित की जाती है। एक निर्णय। दूसरा निर्णय आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई विरोध नहीं है। DPSP एंड फंडामेंटल राइट बोथ आर सप्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते। और मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन मिनर्वा मिल्स केस में आया कि जो हार्मोनी बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में जो सामंजस्य है, संतुलन है, ये भी संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसे भी संशोधन करके समाप्त नहीं कर सकती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट को आपको याद रखने हैं मिनर्वा मिल्स केस में। अब इन कानून के अतिरिक्त DPSP और फंडामेंटल राइट के मध्य जो रिलेशन है, अब इसको संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, आर्टिकल 44 का 44 का जो प्रावधान है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय ने ये वर्ष 1995 में ही सरला मुद्गल बनाम भारत संघ की केस में कह दिया था कि देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब उस दिशा में हरियाणा राज्य की सरकार ने भी, और गोवा पहला राज्य था जहां पर समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया गया। इस कानून को लागू कर देने से जो सामाजिक समरसता है वो भी बनी रहेगी और पूरे देश में एक कानून, एक देश एक विधान को लागू किया जा सकेगा। और चूंकि संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश है, तो यह संसद और राज्य विधानमंडल अपने यहाँ कानून के माध्यम से उसे सुनिश्चित कर सकती हैं। दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो आर्टिकल जिसमें दिया गया है कि स्त्रियों और बालकों के पोषाहार स्तर को मेंटेन करने के लिए, आप अगर उसको देखेंगे तो ये आर्टिकल 47 में दिया गया, 47 में दिया गया है कि पोषाहार के स्तर को बनाए रखने के लिए मातृत्व, बच्चों को और माताओं को के पोषाहार को स्तर को बनाए रखने के लिए भी राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसी संविधान के आर्टिकल 47 के अनुसरण में भारतीय संसद के द्वारा राज्य की विधानसभाओं के द्वारा भी बालकों के लिए, स्त्रियों के
लिए पोषाहार के स्तर को मेंटेन करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। ये हमारे प्रयास जो राज्यों में आंगनबाड़ी प्रथा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशा कार्यकर्ती हैं, उनका केवल और केवल उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धन परिवार है या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके पोषण को मेंटेन, उनके न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको समय समय पर सलाह देना, सुझाव देना, सरकार की कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराना, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है वर्तमान में। दूसरा, आपको इसमें इसी डीपीएसपी में ही प्रावधान किया गया है, एक आर्टिकल 50 से 50 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसको कि मैं अभी आप कहें तो इसी पर मैं कर दूं। आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 ये डीपीएसपी के अंतर्गत जो आर्टिकल 50 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का उद्देश्य केवल और केवल यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मेंटेन रखना। जब कार्यपालिका को हम न्यायपालिका से अलग नहीं करेंगे, कार्यपालिका के लोग न्यायपालिका में रहेंगे, तो न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकती है। आप देखिए, जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस को, जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 में ही 50 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। और यह जो सेपरेशन है, यह प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो राज्य क्या, ये संसद या विधानमंडल ये कानून बना करके न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेंगे। अब इस डीपीएसपी के अंतर्गत जो अन्य प्रावधान दिए गए हैं पर्यावरण को लेकर के, कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होंगे। आपने देखा होगा कि संविधान की भाग 4 के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए रखने के लिए, या भारत में जो तेजी से पर्यावरण क्षरण हो रहा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाएगा। संविधान की भाग 4 में प्रावधान किया गया है। तो देश की संसद के द्वारा और राज्य की विधानसभाओं ने अपने यहाँ भी इस सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए और पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून बनाई हैं। केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण अधिनियम बना हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बने हुए हैं, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बने हुए हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोका जा सके। उसी दिशा में जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वह भी सरकार का एक सराहनीय प्रयास है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि हाल के कई वर्षों में, अभी हाल में ही प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्थिति ये आ गई है कि वहाँ पे जल वर्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह कौन एजेंसी देखेगी? सरकार की जिम्मेदारी है कि ये पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखा जाए। उसके लिए राष्ट्रीय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत केवल इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो संस्थाएं हैं, इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, एक कॉन्सेप्ट आया पॉल्यूटर्स पे, जो पॉल्यूट करेगा, जो प्रदूषण पहुंचाएगा, उसको ही पे करना होगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो यह भी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रावधानित जो लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना की तरफ हम पर्यावरण को लेकर के, समान नागरिक संहिता को लेकर के, फ्री लीगल एड को लेकर के, प्रयास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लेकर के, ये सभी कल्याणकारी स्कीम हैं जो हम भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीपीएसपी भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व
क्या हैं, उनकी न्यायालय में परिवर्तनीयता है या नहीं है, मौलिक अधिकार से उनका क्या संबंध है, फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा महत्व मिलेगा, कम महत्व मिलेगा, इससे संबंधित मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण केस बताई। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ AIR 1980। मैंने आपको 24वां संविधान संशोधन बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 बताया और संविधान के आर्टिकल 31 ग बताई जो जोड़ा गया, जो संशोधन हुआ 1976 में। ये सभी प्रावधान आपको परीक्षा के दृष्टि को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसके अतिरिक्त जो हमने एक और जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस था वो आर्टिकल 43, 43 क पे 41, आर्टिकल 42, 42, 43, 43 पर था कि जो मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, उनके अंतर्गत भी मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेजेज एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। ये कानून ऐसे हैं कि जिससे हम सामाजिक सुरक्षा विधान के माध्यम से भी हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो भाग 4 का उद्देश्य भी यही है कि वेलफेयर इन भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, और हम इस विधान के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और उस दिशा में हमने एक कार्य भी किया है। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ कानून जो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से संबंधित बनाए गए हैं, मैंने आपको इक्वल समान पारिश्रमिक अधिनियम बताया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बताया कि उसको भी 1976 में संसद के द्वारा बताया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार है या क्या है, इस पर भी मैंने आपको इसमें विस्तार से चर्चा की। तो मैंने पूरे इस DPSP और फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी संवैधानिक पहलू हैं उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है एक जो संविधान के आर्टिकल 39 है और उस जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि धन के विकेंद्रीकरण को रोकने के लिए राज्य ऐसे प्रयास करेगा जिससे कि अर्थ का संकेंद्रण रोका जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकी जाए, धन के केंद्रण को रोका जाए। इसलिए राज्य उस दिशा में भी इस कानून के संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत भी राज्य भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा मैंने सभी पहलुओं को टच किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि DPSP और फंडामेंटल राइट के मध्य जो संबंध हैं वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे व्यू है उसको भी आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये पूरा व्याख्यान आपके लिए लाभकर होगा और इसमें मुझे लगता है कि जो भी आर्टिकल 36 से लेकर इससे शुरुआत तो होता है DPSP आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, 36 से ही शुरुआत हो जाती है और 37 में प्रावधान दिया गया है कि इस भाग के प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। आर्टिकल 38 दिया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सोशल ऑर्डर की बात करता है 38, वो भी जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल ऑर्डर क्या है। तो संविधान के आर्टिकल 38 या राज्य को निर्देश देती है कि राज्य एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सोशल ऑर्डर बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगी। मैंने आपको बताया कि सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगी, वह आर्टिकल 15(4), 16(4) में पहले ही हो गया है। आर्थिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा, यह संविधान के आर्टिकल 16(4) के माध्यम से आर्थिक न्याय सुनिश्चित होगा। और विधायन कानून के माध्यम से मैंने एक मनरेगा का आपके समझ उदाहरण रखा, नरेगा और मनरेगा, कि जैसे व्यक्ति के हम कैसे आर्थिक रूप से उसका उन्नयन करें। और राजनीतिक न्याय कैसे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य जिसमें नागरिकों के सामाजिक न्याय सुनिश्चित किए जाएंगे। तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। राजनीतिक न्याय मैंने आपको बताया संविधान के आर्टिकल 326 के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति बिना किसी जातिगत और धार्मिक भेदभाव के मतदान कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 326 के अंतर्गत राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के द्वारा प्रयास भी किया गया है। कानून क्या बना है, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951,
वह उसी संविधान के आर्टिकल 326 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नागरिकों को राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि चूँकि संविधान की आर्टिकल 326 ही अधिकार प्रदान करती है कि प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति भारत में बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के आधार पर मतदान कर सकता है। यह पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो गई। तो मैंने आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात जो आर्टिकल 38 में कहा गया उसको मैंने बताया। आर्टिकल 39 के अंतर्गत मैंने आपको बताया राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 39 के अंतर्गत, उस आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें अपने नागरिकों के निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध की जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि उस प्रावधान के अनुसरण में भारतीय संसद ने वर्ष 1987 में जो कानून बनाया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उसको मैंने विस्तार से बताया। 39 हो गया। संविधान की आर्टिकल 40 क्या है? वह ग्राम पंचायतों के गठन की बात करती है। आर्टिकल 40 राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास किया जाएगा, ये लिखा है संविधान के आर्टिकल 40 में। और उसी प्रावधान के अनुसरण में भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 1992-93 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और पंचायतों का गठन, जिला पंचायतों के गठन, उससे संबंधित कानून बनाए गए। ये हो गया संविधान के आर्टिकल 46 के अंतर्गत। संविधान के आर्टिकल 41 और 42 के अंतर्गत, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्लाइड के माध्यम से भी बताया, मैं पुनः उसी को रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप आज जो क्रमशः जो प्रावधान है उसको आत्मसात कर सकें, समझ सकें कि जो काम पाने की बात करता है, राइट टू वर्क की बात करता है, शिक्षा, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। काम पाने के अधिकार के विषय में राज्य के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वो अपने नागरिकों को रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो मैंने आपको बताया कि राज्य के द्वारा ये ऐसे भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बनाए गए हैं कि अगर उसको इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा है तो गांव में भी जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है मनरेगा, उसमें भी उसको 100 दिन का न्यूनतम कम से कम 1 वर्ष में 100 दिन के कार्य दिए जाएं। तो ये धारा, ये संविधान के आर्टिकल 41 और 42 हो गया। 43 मैंने बताया, 43 मैंने बताया कि कर्मकारों का प्रबंध तंत्र में उद्योगों के प्रबंध में भाग लेना, हिस्सा लेना। तो जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उस प्रबंध में भागीदारी बढ़ने से उनका उत्पाद भी, प्रोडक्शन भी प्रमोट होगा और कर्मकारों के लिए भी उनके हित की बातों को, उनके भी हितों को ध्यान में रखते हुए अगर एक्ट बनाए जाते हैं तो ये भी मैंने एक उस पर कानून भी बताया कि ये आर्टिकल 43 के अनुसरण में कौन से कानून बनाए गए हैं। 44, उसके बाद 43 के बाद 44 है समान नागरिक संहिता, मैंने बताया। आर्टिकल 44 में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भी मैंने बताया। आर्टिकल 45 के अंतर्गत मैंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वह शिक्षा उपलब्ध कराए। ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। 46, आर्टिकल 46, 47, ये क्रमशः मैंने आपको इन सभी प्रावधानों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत कैसे कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से हम संविधान के प्रस्तावना में परिकल्पित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो इन पूरे व्याख्यान से और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इस स्थिति में होंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से संबंधित समस्त कानून के विषय में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार से यदि कोई भी किसी भी केस को मैंने इसमें छोड़ा नहीं। मैंने एक बोला राइट टू फ्री लीगल एड जो कहा था MS हॉस्कॉट की केस, इसको भी मैंने आर्टिकल 39 क से जोड़ने का प्रयास किया कि ये भाग 4 में यद्यपि है 39 क को लिया गया है। और यह प्रायः कन्फ्यूजन होता है छात्रों में जब पूछा जाता है कि जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है, तो ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति में। आपको केवल इतना समझना है कि जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है
राइट टू फ्री लीगल एड है, आज की तारीख में वह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और ये 21 का भाग है। तो ये ध्यान रखना है। डीपीएसपी में तो है ये, डीपीएसपी में तो वह संशोधन के द्वारा लाया गया और उस पर एक संसद ने 1976 में कानून बनाया है। तो उस कानून के अंतर्गत लीगल राइट तो है ही, कैसे कैसे उसमें फ्री लीगल एड दिया जाएगा उस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने समान नागरिक संहिता पे भी सारे केस को बताया। अब यह बात चूँकि स्पष्ट हो चुका है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस के पश्चात कि मौलिक अधिकार पर डीपीएसपी अभिभावी नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दोनों में जो सामंजस्य है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है और उसको संसद संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन केस को ध्यान में रखेंगे, स्लाइड यदि आपके पास है, स्लाइड की जानकारी आपके पास है, तो आप चाहे कोई भी प्रारंभिक परीक्षा हो, पीसीएस पीसीएसजे की, निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने स्लाइड बताया। लिखित परीक्षा में भी यदि आप रिटन टेस्ट में इन सारी सूचनाओं को लिखते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।